सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज है वो लगातार चली हुई है। इसके अंदर जो है लास्ट 5 ईयर के जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। और आज हमारा यहाँ पर कौन सा पार्ट है, आज हमारा जो है सेकंड लास्ट पार्ट है, यानी कि 141वां भाग जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और कल फाइनली जो है हमारा ये वीडियो सीरीज खत्म हो जाएगी, यानी कि 142 शिफ्ट जो है कल हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। और ये खत्म करने का मतलब है लगभग 5000 के आसपास जो है आपके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो गई है। बिल्कुल अच्छे लेवल की बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो सीरीज आपको अंत तक देखनी बेहद जरूरी है। और अब जो है हरियाणा पुलिस का आपका एग्जाम मुझे लग रहा है कि अप्रैल में डेफिनेटली होने वाला है, उससे पहले नहीं होने वाला। जितने जो है इनके एचएसएससी के चले हुए हैं काम, उससे यही लग रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली अब मार्च में जो है बोर्ड का एग्ज़ाम भी होगा, तो बीच में जो है वो हो जाती है, दिक्कतें वाली बात हो जाती है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली अप्रैल में होने के पूरे चांसेस है मेरे भाई, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, डिटेल से करते रहें। यकीन मानिएगा जो आपका सिलेक्शन है ना, इतना आसान नहीं होने वाला। और आपको 75 का टारगेट मानकर ही आपकी तैयारी करनी है, चाहे आप जनरल कैटेगरी में हो या फिर ना हो, ठीक है। सभी बच्चे एक समान मानेंगे अपने आप को, ठीक है ना। चाहे आप एससी कैटेगरी से हो या फिर बीसीए हो, बीसीए ए से हो या फिर बीसी से हो, एक बार आपको मान के चलना है कि मेरा टारगेट 75 है, 75 ही मेरे को लाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके अगर 75 टारगेट होगा ना, तो डेफिनेटली आप अपने कैटेगरी में जो है ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। टारगेट जितना बड़ा सोचोगे ना, उतनी जो छोटी छोटी चीजें है ना वो ऑटोमेटिक जो है आपको आसान लगने लग जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो सेशन को। और आप सभी का जो है बेहद धन्यवाद, आप सभी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जिससे मुझे सच में बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन फील होता है मेरे भाई। और आप भी लगे रहिएगा, मैं भी लगा रहूँगा। डेफिनेटली 2026 में हम सिलेक्शन लेके ही मानेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो इसके बाद जो है डेफिनेटली आपकी जो मेन चीज़ें थी, जो आप बहुत बार बोलते थे इंडिया जी के कब से शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली इंडिया जी के जो है हमारी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अभी जैसे कि कल जो है वीरवार है, कल तो यही सीरीज खत्म होगी। वीरवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 3 दिन मुझे दे देना। 3 दिन मैं थोड़ा सा जो है इसका सेटअप बनाऊंगा इंडिया जीके का, कैसे और क्या करना है। और मंडे से आपकी जो है इंडिया जीके की स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। डेफिनेटली मंडे से जो है आपकी इंडिया जीके स्टार्ट हो जाएगी, इसका जो है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। और बाकी आप बता देना टाइमिंग वगैरह कुछ अलग रखना है या फिर सेम टाइम ठीक है। 4 बजे जो हमारी हरियाणा जीके की आती थी पहले सीरीज, इसी के स्थान पर जो है इंडिया जीके की सीरीज जो है उसको स्टार्ट कर दें, या फिर कोई अदर टाइम है तो वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं आधुनिक हरियाणा का जो आर्किटेक्ट है वो किसको कहा जाता है, बंसीलाल जी को जो है वो कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। और पंडित भगवत दयाल शर्मा कौन है, ये पहले जो है हरियाणा के सीएम होते थे मेरे भाई, ठीक है। पहले सीएम हरियाणा के होते थे। और इनका संबंध कहाँ से था, इनका संबंध जो है झज्जर के बेरी गांव से था मेरे भाई, ठीक है। झज्जर के बेरी गांव से इनका संबंध होता था। और यहाँ पर राव वीरेंद्र सिंह भी लिखा हुआ है। ये जो है हरियाणा के दूसरे सीएम बने थे मेरे भाई, ठीक है। ये हरियाणा के कौन से सीएम बने थे, ये हरियाणा के दूसरे सीएम बने थे। और ये जो है प्रथम गैर कांग्रेसी बने थे मेरे भाई, ठीक है। प्रथम गैर कांग्रेसी जो है ये सीएम बने थे मेरे भाई, ठीक है। ये भी चीज आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं बंसीलाल, तो ये हरियाणा के तीसरे सीएम बने थे मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा के ये तीसरे सीएम बने थे। 3 बार जो है ये हरियाणा के सीएम बने थे मेरे भाई, ठीक है। 3 बार ये जो है हरियाणा के सीएम बने थे। कब कब बने थे, एक तो 1968 से 1975 के बीच में बने थे। दूसरी 1985 से 1987 के बीच में बने थे। और तीसरी बार कब बने थे, 1996 से 1999 के बीच में, जब जो है शराबबंदी की गई थी मेरे भाई, ठीक है। अब सभी जानते हैं ना 96 में शराबबंदी लागू की गई थी और जो है 1 अप्रैल 1998 को उसको वापस ले लिया गया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये तीनों सीएम के बारे में आप याद रखेंगे। बाकी चौधरी देवीलाल के बारे में आप सभी जानते हैं, इनको जननायक के नाम से जाना जाता है, जननायक, ठीक है। जननायक के नाम से जाना जाता है। ताऊ के नाम से जो है इनको जाना जाता है। इनका जन्म जो है सिरसा के चौटाला गांव में हुआ था। और आप क्या याद रखेंगे इनके बारे में, ठीक है। 2 बार ये सीएम बने हैं, ठीक है। 2 बार ये सीएम बने हैं और 2 बार ये जो है उप प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। उप प्रधानमंत्री ये जो है बने हैं, उप प्रधानमंत्री ये बने हैं, ठीक है। 1989 से 90 और 90 से 91 2 बार ये उप प्रधानमंत्री बने हैं और 2 बार ये सीएम बने हैं। 1977 से 79 के बीच में। और दूसरी बार कब बने थे, 1987 से 89 के बीच में, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन से आप इतनी जानकारी जरूर याद रखेंगे। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मेरे भाई, ठीक है।
और ये तो आपको पता ही है भाई, जो बंसीलाल जी थे इनके नेतृत्व में जो है 1970 में देश का जो है पहला ऐसा राज्य बन गया था हरियाणा, जिसमें जो है अपने सभी गांवों तक जो है 100% बिजली तक पहुंच हो गई थी मेरे भाई। ठीक है, इनका जन्म आप सभी को पता है, भिवानी के गोलागढ़ गांव में जो है 1927 में जो है इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, बनावली। बनावली आप सभी जानते हैं भाई कहां पर है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता की भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो फतेहाबाद जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी जो खोज है वो कब की गई थी, 1973-74 में जो है इसकी खोज आर एस बिष्ट के द्वारा की गई थी। आर एस बिष्ट कैसे लिखेंगे, आर एस बिष्ट ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आर एस बिष्ट के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी 1973-74 में मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये और याद रख लेना भाई, फतेहाबाद जिले में जो सरस्वती नदी होती थी ना प्राचीन में, उसी मार्ग के किनारे जो है ये स्थित होता था मेरे भाई। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है, बताइए किस नदी के किनारे जो है स्थित था बनावली फतेहाबाद वाला पुरातात्विक स्थल मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी रिपीटेड और घिसा पिटा क्वेश्चन है, बार बार एचएसएससी पूछ लेता है। 1191 और 1192 में आप सभी जानते हैं भाई जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है दो लड़ाई लड़ी गई थी। तरावड़ी की लड़ाई लड़ी गई थी। तरावड़ी कहां पर है, करनाल के अंदर अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। खैर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। मध्ययुगीन काल में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में लड़ाई हुई थी, तो ये गरौंदा असंधी नहीं होगा, तरावरी हो जाएगा। ठीक है, तरावरी कहां पर है, तरावरी करनाल में हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तरावरी जो है करनाल के अंदर हो जाएगा। अच्छा कोई मेरे को ये बता सकता है करनाल का युद्ध कब लड़ा गया था, चलिए ये तो आप सभी को पता होगा आई थिंक, करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, चलो ये आप मैं बता देता हूं, 1739 में ये युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के बीच में लड़ा गया था, नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला की भी। अब आपसे क्या क्वेश्चन है मेरा, अब आप मुझे ये बताइएगा, ये जो युद्ध था ना इसकी एग्जैक्ट डेट आप मुझे बताइएगा। ऑप्शन भी दे देता हूं चलो आपको। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं 12 जनवरी, ऑप्शन बी आपको दे देता हूं, ऑप्शन बी आपको क्या देता हूं, 12 दे दिया ना यहाँ पे, और दे देता हूं 24 फरवरी दे देता हूं। ठीक है, 24 फरवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको दे देता हूं 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च। और ऑप्शन डी दे देता हूं आपको 26 अप्रैल। ठीक है, चलिए ये आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए जी। है पूरी डेट आपको बतानी है, 1739 मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से आप चूज कर को बताओ कौन सी डेट और कौन सी मंथ को जो है करनाल का युद्ध लड़ा गया था मेरे भाई। ठीक है, बाकी तरावड़ी के तीनों युद्ध आपको पता होंगे। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, तराइन में की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी, तीसरी लड़ाई 1215-16 में हुई थी। आप सभी को पता होगा इनके बारे में, अगर नहीं पता तो एक बार आंखों के आगे से जरूर गुजार लीजिएगा। और चंदावर का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट था। इसी चंदावर का युद्ध जो था ना जयचंद गढ़वाल, इसी की वजह से जो है पृथ्वीराज चौहान दूसरे युद्ध में हार गए थे। और यहां से जो है जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे उनके लिए जो है दिल्ली के दरवाजे खुल गए थे। ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत का जो प्रवेश द्वार बोला जाता था वो किसको बोला जाता था, हरियाणा को बोला जाता था। ठीक है, हरियाणा को उत्तर भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता था मेरे भाई। ठीक है, प्रवेश द्वार बोला जाता था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल से मैंने सारी चीजें लिख दी है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, आई नो आपने ये चीजें पहले भी मेरे इसी वीडियो सीरीज में अगर आप जुड़े हैं तो पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन तक जितनी चीजें आप पढ़ेंगे ना, वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मतलब जितना आप अभ्यास करेंगे ना उतनी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी, उतनी चीजें आपकी पक्की होती जाएंगी, उतनी चीजें आपकी धारदार होती जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए आपको एग्जामिनेशन में कोई भी चीज की कोई भी टेंशन नहीं होगी। बस जैसे ही आपके दिमाग के आगे क्वेश्चन आएगा, दिमाग फटाक से उस आंसर को लाके आपके आगे प्रस्तुत कर देगा मेरे भाई। ये फायदा होगा आपका मल्टीपल्स टाइम रिविजन करने का मेरे भाई। ठीक है, समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया है 33वें सूरज कुंड को मारो गोली, क्योंकि अभी जो है फरवरी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फरवरी 2026 स्टार्ट हो चुका है। और कौन सा 39वां सूरज कुंड जो मेला है ना, सूरज कुंड मेला, ये भी स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, तो 39वां सूरज कुंड मेला आपको याद रखना है, ये कहां पर स्टार्ट हो चुका है, ये का जो है
फरीदाबाद के अंदर जो है स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए मैं बोलता हूं डेली करंट अफेयर के लिए नेशनल और जो हरियाणा वाली, उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम फॉलो करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको डेली करंट अफेयर भी मिलते रहेंगे। वैसे तो मैं करंट अफेयर करवा ही रहा हूं 2 साल का, नेशनल और हरियाणा का भी मेरे भाई, लेकिन डेली का करंट अफेयर भी आपको करना जरूरी है। जैसे कि अभी मैं आपसे पूछ लेता हूं, फॉर एग्जांपल बताइए इसका जो 39वां सूरजकुंड मेला जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया है, बता सकते हैं? अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रखा होगा ना तो वहां पे मैंने इसकी पोस्ट डाली थी कि किसने इसका उद्घाटन किया था। डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे भाई जो है हरियाणा करंट अफेयर के रिगार्डिंग, इसीलिए टेलीग्राम चैनल जो है जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी 39वां सूरजकुंड मेला का जो है करंट अफेयर का जो वीडियो होगा वो मैं डेफिनेटली इसके ओवर होते ही बना दूंगा। इसके बारे में ये जरूर आप याद रखना, पहली बार 1987 में बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार 2013 में बनाया गया था, ठीक है। 39वें सूरजकुंड के बारे में ये आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। 39वां एडिशन है, उत्तर प्रदेश और मेघालय इसकी थीम स्टेट है, और पार्टनर देश की बात करूं तो मिस्र इजिप्ट जो है इसका पार्टनर कंट्री है मेरे भाई, ठीक है। ये आप अभी तक के लिए याद रखेंगे सूरजकुंड मेला 39वां एडिशन के लिए, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है डैश हरियाणा में एक नए रेल कोच नवीनीकरण कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव है। तो ये 2022 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था, ये भी आप याद रखना मेरे भाई, ठीक है। पूछा जा सकता है, बताइए इसका उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो जो हमारे गृह मंत्री थे ना उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और ये इसकी जो स्थापना है कब की गई है, तो इसकी स्थापना जो है कहाँ की जा रही है? तो यहाँ पे दोनों स्थान दिए गए हैं, दोनों में से आपको एग्जैक्ट लोकेशन चुननी है। एग्जैक्ट लोकेशन गन्नौर आएगा, ठीक है। अगर गन्नौर नहीं देता तो आप क्या चुनते? सोनीपत चुनते मेरे भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गन्नौर भी दिया गया है तो एग्जैक्ट लोकेशन ही आपको जो है यहाँ पर चुननी पड़ेगी। गन्नौर में जो है ये कारखाना स्थापित किया जा रहा है, इसकी भूमि जरूर याद रखना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो यह रेल कोच नवीनीकरण कारखाना गन्नौर सोनीपत में जो है स्थापित किया गया है। स्थापना की बात करूं तो विशेष प्रोजेक्ट के तहत इसको विकसित किया गया है। उद्देश्य आप यहां से देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये आर्थिक महत्व जरूर याद रखना है, जो है स्टेटमेंट बेस बना के इसका जो है लगभग 161 एकड़ भूमि का जो है उपयोग किया गया है। ये जो है फैक्चुअल डाटा आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला गया है 5 मार्च 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री, 2019 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन होते थे? मनोहर लाल खट्टर जी होते थे, ठीक है। इनके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मिल गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रधानमंत्री श्रम धर्म क्या है ये? श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को जो है कब लागू किया गया था? 5 मार्च 2019 को लागू किया गया था। हालांकि ये जो है केंद्र की योजना है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको जो है एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं, वो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है 5 मार्च 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? क्योंकि 5 मार्च 2019 को जो है केंद्र में ये योजना शुरू की गई थी, और उसी दिन जो है हरियाणा में भी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है इस योजना को मंजूरी दे दी गई थी। और ये किसके लिए मंजूरी दी गई थी? असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर है ना उनको पेंशन प्रदान के लिए योजना है। दो लाइन आप ये जरूर याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। लॉन्च की तारीख आपको याद रखनी है, 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वस्त्रल से इस योजना का जो है राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया था। उसी दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इस हरियाणा में विविध रूप से जो है इसको शुरू किया था, ठीक है। उद्देश्य यहाँ से आप देख लेना, प्लीज इसको जरूर देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और स्टेटमेंट बेस्ड भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पेंशन आप जरूर रखना, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह की जो है सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। पात्रता 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ, ईएसआईसी, एनपीएस के सदस्य नहीं है, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे मेरे भाई। समझ गए सारी चीजें? यहां तक सारी चीजें आपको एक बार ये सारी चीजें आंखों के आगे से निकालनी बेहद जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है मेरे भाई युद्ध चरित डैश द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे उदय भानु हंस जी दिए गए हैं, ठीक है। उदय भानु हंस जी के बारे में आपको पता होगा, ये जो है राज्य के प्रथम जो है राजकीय कवि है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम राजकीय कवि, ठीक है। प्रथम राजकीय कवि, ठीक है, राजकीय कवि हो जाएंगे। इनकी आपको जो है प्रमुख जो कविताएं हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी। एक तो देशा में देश, ठीक है, देशा में देश हरियाणा, ठीक है। ये चीज एक तो पहली ये आप याद रखेंगे, देशा में देश हरियाणा, ठीक है। दूसरी आप इनकी क्या याद रखेंगे? दूसरी आप याद रखेंगे भेड़ियों के ढंग, ठीक है।
भेड़ियों के ढंग आप याद रखेंगे। तीसरी आप क्या याद रखेंगे, तीसरी आप याद रखेंगे संत सिपाही याद रखेंगे, संत सिपाही याद रखेंगे, सिपाही। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, जो है कौन सी थी, एक और थी ना, हंस मुक्तावली, ठीक है, हंस मुक्तावली, मुक्तावली, ठीक है। ये जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आप याद रखेंगे। और ये जो उदय भानु हंस जी थे, इनको क्या कहा जाता था, इनको जो है रुबाई सम्राट कहा जाता था मेरे भाई, ठीक है, रुबाई सम्राट इनको कहा जाता था। हिसार से जो है इनका संबंध है मेरे भाई, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और खुशीराम शर्मा जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि युद्ध चरित्र जो ये किसके द्वारा लिखा गया है, खुशीराम शर्मा जी के द्वारा जो है युद्ध चरित्र को लिखा गया है, ठीक है। इनकी और भी प्रमुख जो कविताएं हैं वो भी आप याद रखेंगे। राणा निमंत्रण हो जाएगा और गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ राणा निमंत्रण, राणा निमंत्रण, ठीक है। और कौन सी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। ये दोनों के बारे में आप इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जरूर याद रखना, एचएसएससी बार बार जो है इन रचनाओं को पूछता है मेरे भाई, ठीक है। बाकी डिटेल से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। प्रमुख रचनाएं खुशीराम शर्मा की यहाँ पे लिख दी गई है, ये देखो युद्ध चरित्र, गुरु गोविंद सिंह और राणा निमंत्रण, ठीक है। अयोध्या प्रसाद गोयलिया भी दिया गया था क्या, अच्छा ये यहाँ पे दिया गया ना। इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध गुरुग्राम से है मेरे भाई, ठीक है, गुरुग्राम के बादशाहपुर से इनका संबंध है। इनकी रचनाएं दी गई है क्या, ये देखो ये दी गई है ना, अयोध्या प्रसाद गोयलिया गुरुग्राम के बादशाहपुर के निवासी थे। शायरी के नए दौर, उर्दू शायरी के आधुनिक स्वरूप पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी, जिन खोजा तीन पाइया, ठीक है, शेर ओ सुखन जो है इनकी प्रमुख रचनाएं थी, ठीक है। उदय भानु हंस के बारे में यहाँ से आप देख लेना, एवरीथिंग मैंने यहाँ पे लिखी गई है। ऐसी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाली मेरे भाई, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं 2026 में तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। यकीन मानिएगा सिलेक्शन बहुत ज़्यादा टाइट है और हाई कट ऑफ जाने वाली है मेरे भाई, ठीक है। तो हवा में बात करने से सिलेक्शन नहीं होगा और ना ही टाइम वेस्ट करने से आपका सिलेक्शन होने वाला है। घुस जाओ किताबों के अंदर, 8-10 घंटे कहीं नहीं आपको वेस्ट करने, सिर्फ किताबों पर जो है आपको वेस्ट करने हैं मेरे भाई। और जो आपको लगेगा 8-10 घंटे मैंने दिए हैं ना किताबों में, तो यकीन मानिएगा इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा ना वो बेहतरीन मिलेगा और बहुत ही सुंदर मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया सम्राट हर्ष ने निम्नलिखित में से किस भाषा में नाटक रत्नावली लिखी थी। तो आप सभी जानते हैं उर्दू, पाली, हिंदी नहीं होगा तो संस्कृत जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसने 3 जो है रचनाएं लिखी थी, ठीक है, 3 रचनाएं इन्होंने की थी। 3 रचनाएं कौन कौन सी की थी, तो आप सभी जानते हैं हर्षवर्धन के द्वारा 3 रचनाएं कौन कौन सी लिखी गई थी। एक तो रत्नावली लिखी गई थी, ठीक है, यहाँ पर है ना रत्नावली तो दिया ही गया है, रत्नावली हो जाएगा, प्रिय दर्शिका हो जाएगा, प्रिय दर्शिका हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और तीसरी हो जाएगी अपनी कौन सी हो जाएगी, नागानंद हो जाएगी, ठीक है, नागानंद हो जाएगी, ठीक है, नागानंद हो जाएगी। इसके बाद इनके दरबारी कवि आप सभी जानते हैं बाण भट्ट जो है इनके दरबारी कवि होते थे, ठीक है, बाण भट्ट इनके दरबारी कवि होते थे। उनके द्वारा भी 3 पुस्तकें लिखी गई थी। कौन कौन सी लिखी गई थी, एक तो कादम्बरी लिखी गई थी, कादम्बरी, ठीक है, और एक कौन सी लिखी गई थी, एक चंडी शतक लिखी गई थी, चंडी शतक लिखी गई थी। और एक कौन सी लिखी गई थी भाई, एक लिखी गई थी हर्ष चरित्र लिखी गई थी, ठीक है, हर्ष चरित्र लिखी गई थी, हर्ष चरित्र लिखी गई थी, ठीक है। और आप सभी जानते हैं इनके दरबार में कौन आया था, इनके दरबार में जो है ह्वेन स्वांग आया था, ह्वेन स्वांग आया था, ठीक है, ह्वेन स्वांग आया था। और इसने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था CU की जो है इसका पुस्तक का नाम होता था मेरे भाई, ठीक है। ये सारी रचनाएं आप जो है अच्छे से याद रखेंगे दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, किस पुस्तक के लिए अशोक भाटिया को पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी पहला आ जाता है ना हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहला वाला जहां पर पहला शब्द जुड़ जाता है वो क्वेश्चन ऑलवेज एवरग्रीन रहता है, कभी भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 2 तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तरीका तो यहाँ पे पूछा ही गया है, बताइए इनकी किस पुस्तक के लिए जो है अशोक भाटिया को हरियाणा साहित्य अकादमी प्रथम पुरस्कार जो है मिला है। तो ये आप याद रखना है, समुद्र का संसार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, बताइए जो हरियाणा साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार जो है जो समुद्र का संसार जो है समुद्र का संसार प्रसिद्ध कृति के लिए जो किसको दिया गया था। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, अशोक भाटिया को जो है उनकी प्रसिद्ध कृति जो है समुद्र का संसार के लिए पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। और हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो है आप सभी को पता है 9 जुलाई 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका पंचकुला में हो जाएगा और इसकी जो प्रमुख पत्रिका है वो कौन सी हो जाएगी, हरिगंधा जो है हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है।
ठीक है ना, 1991 है ना। अच्छा, यहाँ पे ईयर भी लिया गया है भाई, ये ईयर भी जरूर याद रखना, ठीक है। ये देखो, डॉक्टर अशोक भाटिया को उनकी कृति समुद्र का संसार के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी का पहला हरियाणा साहित्य पुरस्कार वर्ष 1991 में, ईयर या जरूर याद रखना। 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, आपसे लेखक का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा, आपसे लेखक की कृति पूछी जा सकती है, ठीक है। और तीसरा जो है, आपसे ये पूछा जा सकता है, बताइए किस वर्ष जो है इनको ये पुरस्कार मिला था मेरे भाई, ठीक है। तीनों चीज़ों आपको याद रखनी है। हो सकता है ये 3 स्टेटमेंट बना के आपको एक क्वेश्चन फ्रेम में करके दे दे मेरे भाई, ठीक है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया भाई, गर्म पानी का जलाशय शिवकुंड हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। तो शिवकुंड इसको बोला जाता है, ठीक है। शिवकुंड इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई जो ये शिवकुंड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर जो है प्राचीन शिव का मंदिर है। इसका नाम क्या है? सबसे पहले याद रखना, ये गुरुग्राम में अवस्थित है, ठीक है। सोहना कुंड है ना, जो सोहना कुंड के पास एक शिव जी का मंदिर है, उसी के लिए जो है उसको शिवकुंड बोला जाता है। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन में। देखो, स्थान क्या है? शिवकुंड गुरुग्राम जिले के सोहना कस्बे में स्थित है। सोहना सल्फर स्प्रिंग या सोहना का गर्म पानी का चश्मा भी कहा जाता है। यह अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व की बात करूँ तो इस कुंड के जल में गंधक की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। हरियाणा पर्यटन के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इसके गर्म पानी में स्नान करने से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। कुंड के पास एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसके कारण इसे शिव कुंड के नाम से जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। समझ गए? ये देखो किस तरीके से का जो है क्वेश्चन एचएसएससी ने फ्रेम कर दिया है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं हर चीज आपको पढ़नी जरूरी है, एक बार तो एटलीस्ट पढ़नी जरूरी है मेरे भाई। समझ गए? चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया यादवेंद्र उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं पिंजौर पंचकुला के अंदर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यादवेंद्र का निर्माण किसने किया था? तो सम्राट मुगल सम्राट कौन होते थे? औरंगजेब होते थे। उसका एक सौतेला भाई था नवाब फिदाई खान, उसी के द्वारा जो है यादवेंद्र उद्यान का जो है निर्माण किया गया था 17वीं शताब्दी में पिंजौर पंचकुला के अंदर। एवरीथिंग यहाँ पर लिख दी गई है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। ये बस इसकी वास्तुकला शैली इंपॉर्टेंट याद रखना, ये बहुत बार पूछी गई है। मुगल गार्डन शैली में जो है इसको स्थापना की गई है मेरे भाई, ठीक है। उत्तर भारत का नंदनवन इसको बोला जाता है। ये सारी चीजें जो है बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एचएसएससी 2026 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहीं से क्वेश्चन बनता है क्योंकि हरियाणा जी के जो मैटर है वो तो उतना ही होगा ना। अब मैटर इतना है तो यहीं से वो क्वेश्चन पूछेगा ना। बस आप सारा देख डालो, सारा पढ़ डालो, कहाँ जाएगा एग्जामिनर? इससे तो बाहर नहीं जाएगा ना। समझ गए मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? एवरीथिंग पढ़ डालो मेरे भाई रिटर्न एग्जामिनेशन में। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका दिमाग कहे कि यार ये रह गया, ये रह गया। नहीं रहेगा। अगर ऐसे पढ़ोगे ना जैसे मैं चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं रहेगा मेरे भाई। हर सब्जेक्ट जो मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है ना, या फिर जो मैंने कंप्लीट कराया, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्ट की बात करूँ ना, तो एग्रीकल्चर वाला जो सब्जेक्ट है ना, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो पूरा टॉपिक है ना, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट सबसे फेवरेट टॉपिक किसका है? ये हरियाणा पुलिस का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। हरियाणा पुलिस का ये फेवरेट टॉपिक है। यहां से जो है 5 से 7 क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप कुछ कर लेना। और ये जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाला टॉपिक है ना, ये आपको एग्जैक्ट बिल्कुल एको एक कहीं पर भी नहीं मिलेगा इकट्ठा। आपको डिफरेंट सोर्स लेने पड़ेंगे, ज्योग्राफी की बुक्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको जो है एनवायरमेंट वाला जो है पोर्शन देखना पड़ेगा। मतलब डिफरेंट सोर्स से आपको ये चीजें उठानी पड़ेंगी। अब ये जो मैंने सब्जेक्ट करवाया है ना, यहाँ पर मैंने कितने करवाए हैं? 27 लेक्चर मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। 27 लेक्चर में, और 27 लेक्चर में भी इनको अलग अलग करवाया है। एग्रीकल्चर वाला पार्ट अलग करवाया है और एनिमल हस्बेंड्री वाला जो है ये पार्ट आपको अलग करवाया है मेरे भाई, ठीक है। डिटेल से करवाया है, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस अभी मैंने थ्योरी करवाया है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने थ्योरी करवाया है। कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे, कुछ भाई ऐसे बोल रहे थे कि भाई इसके जो है एमसीक्यू भी दो। डोंट वरी, आप बस थोड़ा सा टाइम रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। एक बार फरवरी का एंड हो जाने दो। हमारा नॉर्मली जो थ्योरी सेक्शन है ना, जो हमारा जीरो से बेसिक से चला रहा है, वो ऑलमोस्ट 90% खत्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है साइंस बचेगी लास्ट में, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी हमने थ्योरी सेक्शन करे हैं ना, यहीं से उठा के आपको बेहतरीन एमसीक्यू प्रोवाइड करवाऊंगा। आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी मेरे भाई। और एग्जामिनर भी कहाँ जाएगा? इससे बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा सा यकीन रखिएगा, समझ रहे हो बात को? बस थोड़ा सा यकीन रखिएगा। एवरीथिंग एमसीक्यू का भंडारा ही लगा लेंगे आप। समझ रहे बात को? एमसीक्यू इतने कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, और वो एमसीक्यू प्रैक्टिस जो आप करेंगे ना, यहीं से निकल के आएंगे, इसी थ्योरी से जो हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई। समझ रहे हो? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर
क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला गया हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सनीसा झील तक ले जाया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे 4 नदी दी गई है, टांगरी नदी होगी, दोहन नदी होगी, साहिबी नदी होगी और मारकंडा नदी होगी। पहले इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मारकंडा नदी। ठीक है, अब ये जो 2 नदी निकलती हैं, दोहन और साहिबी नदी, ये कहाँ से निकलती है? ये जो है अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, अब टांगरी नदी की बात करूं, मारकंडा की नदी की बात करूं, और एक और नदी है उत्तर हरियाणा में घग्गर नदी, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? अरुणा इसका पुराना नाम है। ठीक है, अरुणा इसका पुराना नाम है, और ये कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश HP से निकलती है, यानी कि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है, और कहां से निकलती है? तो ये निचली पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, उत्तम वाला, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ ना तो उत्तम वाला है। ठीक है, उत्तम वाला बराबन की पहाड़ी है ना, वहां से ये निकलती है, और कहां से प्रवेश करती है? अंबाला से, जो है काला अंब स्थान है अंबाला में, वहां से जो है ये प्रवेश करती है, अंबाला काला अंब। ठीक है, अंबाला का काला अंब जो स्थान है ना, वहां से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। अब दूसरी नदी यहाँ पे टांगरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये कहाँ से निकलती है? ये जो है, ये तो निकलती तो ये भी शिवालिक से है। ठीक है, निकलती ये भी शिवालिक से है, लेकिन ये शिवालिक से कहाँ से निकलती है? ये मोरनी हिल्स से निकलती है। ठीक है, मोरनी हिल्स से निकलती है। अब मोरनी हिल्स कहाँ पर है? तो मोरनी हिल्स हरियाणा के कहाँ पर है? पंचकुला जिले में अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, हो गई बात तीसरी। अब तीसरी बात क्या आपको याद रखनी है? तीसरी बात आपको याद रखनी है घग्गर। घग्गर इन सभी की माता है मेरे भाई। ठीक है, क्यों माता है? क्योंकि थोड़ा सा, एक सेकंड, थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको, कैसे लिखेंगे घग्गर। घग्गर, अरे यार, घग्गर, घग्गर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, घग्गर, घग्गर क्या है? घग्गर इन दोनों की माता है। किन दोनों की माता है? टांगरी नदी और मारकंडा की माता है। क्यों माता है? क्योंकि टांगरी नदी किस में मिलेगी जाके? टांगरी नदी मारकंडा नदी में मिलेगी जाके, और मारकंडा नदी किस में मिलेगी जाके? मारकंडा नदी घग्गर नदी में जाके मिलेगी। और घग्गर नदी लास्ट में हरियाणा से कहाँ से बाहर चली जाती है? सिरसा से जो है ये बाहर चली जाती है मेरे भाई। ठीक है, सिरसा से ये बाहर चली जाती है, और इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थान की बात करेंगे तो ये भी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से, डागशाही गांव से जो है ये निकलती है मेरे भाई। ठीक है, ये तीनों के बारे में आप जरूर याद रखेंगे। थोड़ा सा आपको बता देता हूं, सबसे ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर की बात करूं ना तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, सबसे ऊपर कौन सी नदी निकलती है? घग्गर नदी निकलती है, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। इससे नीचे नदी कौन सी निकलती है? इससे नीचे नदी मारकंडा निकलती है। ठीक है, मारकंडा। और इससे नीचे नदी कौन सी निकलती है? इससे नीचे नदी जो है टांगरी निकलती है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, समझ गए यहां तक सारी चीजें? चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया पंचकुला का कौन सा शहर मुगल गार्डन और HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री के लिए बहुत लोकप्रिय है? तो अभी मुगल गार्डन शैली की हम बात करके आए हैं, यादवंदर गार्डन की बात करके आए हैं। कहाँ पर है वो? पिंजौर कालका के अंदर अवस्थित है। और ये जो HMT है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, पहले होता था, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी पिंजौर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे दोनों दे दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिंजौर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इसका पिंजौर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, नहीं लिखा गया इसका, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे आ जाएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र या गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना जो है डैश जिले में शुरू होने वाला है। तो ये कहाँ पर शुरू होने वाला है? ये शुरू होने वाला है, काफी पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फतेहाबाद के ये अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, तो इसके अंदर जो है 2800 मेगावाट है। यहाँ पे सारी चीजें मैंने लिख दी है। ये देखो, स्थान की बात करूँ तो गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसे आधिकारिक तौर पर गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना कहा जाता है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में अवस्थित है। परियोजना का स्वरूप तो यहाँ पे देख लो, उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, NPCIL के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, क्षमता की बात करूं तो 2800 मेगावाट, यानी कि जिसमें 700 मेगावाट की 4 इकाइयां के 2 चरण शामिल है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया हरियाणा में पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? यानी कि जनरल कैटेगरी यहाँ पे भी पूछी गई है भाई, ये कैटेगरियों ने बड़ा खा रखा है। चलिए खैर, कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है भाई? पंचायती चुनाव लड़ने के लिए हरियाणा में तो ये 10th है मेरे भाई। ठीक है, ये 10th हो जाएगी। उसके बाद महिलाओं की बात करूँ तो महिला और SC कैटेगरी, ठीक है, इनकी जो वो क्या बोलते हैं इसको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये कितनी हो जाएगी? ये 8th पास हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो अनुसूचित जाति होती है, ठीक है, अनुसूचित जाति की जो वुमेन्स होती है, SC की जो वुमेन होती है, ठीक है, SC की जो वुमेन होती है, इनकी कितनी है? ये 8th है मेरे भाई। ठीक है, नहीं 8th नहीं, सॉरी 5th हो जाएगी यहाँ पे।
ये फिफ्थ हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है, ये फिफ्थ हो जाएगी। तो ये आप याद रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिटेल से आप देख लेना, एवरीथिंग चीज यहाँ पर लिखी गई है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, राजीव गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है राजीव गांधी पंचायती राज और सामुदायिक विकास संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है, जो पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जो है प्रशिक्षित करने वाली संस्थान है। तो ये जो पंचायती राज संस्थानों को निर्वाचित प्रतिनिधियों को जो है प्रशिक्षित करने का ये काम करती है, और ये हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है, तो ये हरियाणा के करनाल जिले के अंदर अवस्थित हो जाएगी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना बेहद जरूरी है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। स्थान की बात करूं तो राजीव गांधी राज्य पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास संस्थान हरियाणा के करनाल जिले के नीलोखेड़ी कस्बे में स्थित है, ठीक है। मूल रूप से स्थापना जरूर याद रखेंगे, इस संस्थान की जो स्थापना है मूल रूप से 1954 में राज्य सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र के रूप में हुई थी। नवंबर 2009 में हरियाणा सरकार ने इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राज्य पंचायती राज सामुदायिक विकास संस्थान कर दिया गया था। उद्देश्य यहाँ पर याद रखना, यह संस्थान पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे सरपंच हो गया, पंच हो गया, ब्लॉक समिति के सदस्य हो गए और ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों, इनको जो है प्रशिक्षण प्रदान करता है, यानी कि उनको कैसे काम करना है, कैसे डेवलपमेंट करनी है, एवरीथिंग सारी चीजें यही सिखाता है मेरे भाई, ठीक है। प्रशासनिक नियंत्रण किसके नियंत्रण में है ये, तो यह संस्थान पूर्णतः विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा के प्रशासनिक नियंत्रण में जो है कार्य करता है। ये सारी डिटेल आप अच्छे से याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है, सारी चीजें याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन आपको हरियाणा के सभी एग्जाम में तो काम आएगा, स्पेशली जो ग्राम सचिव के जो एग्जाम्स होते हैं ना, ग्राम सचिव का जो एग्जाम होता है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मेरे भाई, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, हरियाणा का डैश बड़ा केंद्र है, शहर दुनिया में शोडी यार्न का सबसे अच्छा ये क्वेश्चन आधा है मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, हरियाणा का डैश जो है दुनिया में सबसे बड़ा शोडी यार्न का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आना चाहिए था, बड़ा केंद्र है। चलिए कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक होगी, अब इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र है ये, यहाँ पे आना चाहिए सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है, बड़ा केंद्र है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। तो हरियाणा का डैश शहर दुनिया में शोडी यार्न का सबसे बड़ा केंद्र है। तो शोडी यार्न क्या होता है, जो पुराने वस्त्र होते हैं ना, पुराने वस्त्र, जो पुराने वस्त्र होते हैं, पुराने वस्त्र जैसे स्वेटर हो गई, जो ऊन के कपड़े हो गए, उनको जो है रिसाइकल करके जो है दोबारा जो है उनको धागों में परिवर्तित किया जाता है, उसको जो है शोडी यार्न कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है आप सभी जानते हैं भाई, जो है बुनकरों का शहर किसको बोला जाता है, पानीपत को बोला जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी डिटेल से मैंने लिख दिया है, शोडी यार्न का केंद्र पानीपत को दुनिया में शोडी यार्न यानी कि पुनर्चक्रित सूत का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, ठीक है। बुनकरों का शहर इसको बोला जाता है, ठीक है। हैंडलूम हब इसको बोला जाता है, टेक्सटाइल उद्योग इसको बोला जाता है, ठीक है। 75% हिस्सा जो है यही निर्मित होता है। भारतीय सेना के लिए जो उपयोग होने वाले कंबल होते हैं ना, उनका जो है 75% हिस्सा जो है हरियाणा के पानीपत में ही बनता है मेरे भाई, ठीक है। और निर्यात की बात करूं यानी कि एक्सपोर्ट की बात करूं तो पानीपत से शोडी यार्न और उससे बने उत्पादों का निर्यात यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका देशों में बड़े पैमाने पर जो है किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया, हरियाणा का रेवाड़ी जिला किस पारंपरिक धातु कार्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते हैं, तांबा नहीं होगा, चांदी के बर्तन नहीं होगा, पित्तल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया, हरियाणा के किस खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं, कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की जो है कप्तानी में 1983 में पहली बार जो है हरियाणा ने वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। और 1991 में पहली रणजी ट्रॉफी जो है हरियाणा ने जीती थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस लाइन को ऐड किया है। और सारी चीज़ें आई नो आपको पता होगी, बस ये लाइन आप जरूर याद रखना अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। इनकी कप्तानी में हरियाणा ने 1990-91 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था। ये क्वेश्चन HSSC के द्वारा पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है, इस लाइन को ऐड किया है और इस लाइन को हाईलाइट भी किया है मेरे भाई, ठीक है। आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो ना तो डेफिनेटली इस लाइन को जरूर याद रखना, ये दोबारा से पूछी जा सकती है मेरे भाई, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए हरियाणा ने जो है रणजी ट्रॉफी जो है पहली बार सर्वप्रथम जो है किस ईयर में जीती थी। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1990-91 में जो है ये रणजी ट्रॉफी जीती थी मेरे भाई, समझ गए। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आई होप क्लियर होगी। और यहाँ पर जो है हमारा 141वां जो है भाग समाप्त होता है। टोटल 19 क्वेश्चन हमने जो है यहाँ पर किए हैं। आई होप वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। बस इतना सा आपसे मोटिवेशन मांगता हूँ मेरे लिए, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है।
बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चैनल सब्सक्राइब शेयर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ाई करते रहो, इतनी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर हो गया, नेशनल हो गया और हरियाणा का होगा, वो भी डेली अपडेट्स इस पर की जाती है। जो सारी पीडीएफ मैं देता हूं वो सारी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। कल हम जो है इतनी लंबी सीरीज 142 शिफ्टों की सीरीज का जो है समापन करने वाले हैं। आपके थॉट क्या थे इस वीडियो सीरीज को लेकर, आपने जो है थोड़ा सा भी अगर सीखा हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।